नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। एमपी में कोरोना संक्रमण जारी है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,051 नए केस मिले हैं। बीते 2 दिन की बात की जाए तो प्रदेश में 13,490 मरीज बढ़े हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट पिछले 2 दिन से 17% से ऊपर नहीं जा पाया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी कोरोना संक्रमण को खत्म करने में लगातार जुटी है। प्रदेश में लगातार अस्थायी अस्पताल और कोविड सेंटर खोलने का सिलसिला जारी है, जिससे संक्रमित लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। इसके लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,051 नए केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। बीते 2 दिन में ही प्रदेश में 13,490 मरीज बढ़ गए हैं। जबलपुर की तुलना में ग्वालियर में कोरोना मरीज 2 गुना है, जबकि दोनों जिलों में कुल संक्रमितों की संख्या में 4,000 से भी कम का अंतर है। जबलपुर में एक्टिव केस 5,221 हैं। प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट पिछले 2 दिन से 17% से ऊपर नहीं जा पाया है। 8 मई को 65,282 सैंपल टेस्ट में से 11,051 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 86 संक्रमितों की मौत भी हुई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से अब तक 6,420 मौतें हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह ने सागर के बीना रिफाइनरी में बन रहे 1,000 बेड के कोविड अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने अस्पताल के पहले फेज को मरीजों के लिए 25 मई को खोलने की बात कही। आने वाले समय में ऑक्सीजन के मामले में मध्य प्रदेश सेल्फ डिपेंड हो जाए, इतना ऑक्सीजन हम उत्पादित कर लें। छोटी छोटी यूनिट तो हमारी लगी रही है। 95 ऑक्सीजन प्लांट्स पे पीएसए जो कहते हैं, जो एक अस्पताल के लिए उपयोगी होते हैं, कोई 100 सिलेंडर का, कोई उसके आसपास का, उन पे हमारा काम चल रहा है। लेकिन हमें ज़रूरत है बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स की। आज उनसे चर्चा हुई है कि बड़े ऑक्सीजन प्लांट और कैसे लग सकते हैं, गैल के माध्यम से या आइनॉक्स लिंडे के माध्यम से, उसके बारे में भी लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले समय में हर हालत में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन के मामले में हमको आत्मनिर्भर करना है, ताकि ऑक्सीजन की आवश्यकता अगर पड़े, क्योंकि ये कोविड कब तक चलेगा इसका ठिकाना नहीं है। तीसरी लहर भी आ गई तो हमको मुकाबले की तैयारी रखनी पड़ेगी, और इसलिए मध्य प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो, इसका प्रयास जारी है। प्रदेश में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया, जिसकी वजह से प्रदेश में एमपी के ही नहीं बल्कि बाहरी लोगों का भी सफल इलाज किया गया है। साथ ही विश्वास सारंग ने जनता से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। देखिए, लगातार हमारे प्रयास से और जनता के आत्मानुशासन से पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है। पर फिर जनता से यही अपील है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को एक भीषण संकट से बचाएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई है। जनता के लिए अस्थायी अस्पतालों और कोविड सेंटर खोलने का सिलसिला भी जारी है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। लिहाजा इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सावधानी और सतर्कता ही सबसे कारगर हथियार है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अभिजीत बिश्नोई जी, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित ओरछा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि आप दोनों राजनीतिज्ञ के पास आएंगे, उससे पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट के पास चलते हैं। अभिजीत बिश्नोई जी, जो हमने रिपोर्ट दिखाई, उससे अब क्या कुछ कहा जा सकता है कि सरकार की तत्परता जो अब देखी जा रही है, उससे हम इस कोविड के चेन को, कोरोना के चेन को तोड़ पाएंगे और सुरक्षित लोगों को बनाएंगे, प्रदेश को बनाएंगे। जी बिल्कुल। आगे की अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों है अभी फिलहाल तो इस माहौल में।
मैं आपके प्रश्न को दो भाग में तोड़ना चाहूंगा। एक, हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में कि बीमारी होने से पहले हम कैसे रोकथाम कर पाएंगे और बीमार होने के बाद वाले लोगों को कैसे अगर हम कर पाएंगे। बीमार होने से पहले अगर हम रोक सकते हैं, यदि हमने वैक्सीनेशन की स्पीड किसी तरह से हम बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो एक तो उस तरह से, बाकी उसके अलावा जनता को खुद पे भी संयम रखना पड़ेगा, लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा, जिस पे सरकार भी काफी हद तक तत्पर दिख रही है। ये जरूर देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस पिछले जो एक हफ्ता बीता है उसमें ठीक हुए लोग काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो कि नए संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में अभी मैं आज सुबह के अखबारों में भी पढ़ रहा था, तो जहां पे अप्रैल आखिरी में 20% का संक्रमण रेट था, अब वो घट करके 17-17.5% पर आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छी राहत की खबर है। लेकिन इसी बीच में हमारे पास अभी बेड्स की फिर भी कमी बनी हुई है। मैं आज आप लोग के न्यूज के माध्यम से ही फॉलो कर रहा था, भोपाल में जहां 1000 बिस्तर चालू हुए हैं, वैसे ही जबलपुर में भी 500 बिस्तर और चालू हुए हैं। पर ये जबलपुर के जो 500 बिस्तर में, इसमें फिलहाल हम मात्र केवल 10% बेड पर ही ऑक्सीजन दे पाए हैं। हालत अभी ये है कि ऑक्सीजन के लिए तो सरकार ने बहुत अच्छा तेजी से कदम उठा लिए हैं, लेकिन उसके अलावा अभी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे उनको और फास्ट रिएक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहूंगा कि इस समय वेंटिलेटर बहुत ज्यादा कीमती होते हैं कि जिस मरीज पे गंभीरता ज्यादा बढ़ जाती है उसको वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। परंतु इस माहौल में ये हो रहा है कि सागर मेडिकल कॉलेज में 50 से ज्यादा वेंटिलेटर्स फिलहाल ऐसे पड़े हुए हैं जो उपयोग में ही नहीं आ रहे हैं। या तो वो खराब पड़े हुए हैं या तो वो काम में ही नहीं लिए जा रहे हैं। तो मैं ध्यान दोनों प्रवक्ताओं का उस पर खींचना चाहूंगा कि जिसका भी जोर चले, कृपया करके इन संसाधनों का अपन जब आप दोनों प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं तो फिर सुमित ओरछा जी से जो आपके सवाल है वही करेंगे। देखिए, आज सवाल मैं कम करूंगा, आपसे सलाह और राय मशविरा ज्यादा लूंगा और अपने दोनों मेहमानों से उसके बारे में जानूंगा। सुमित ओरछा जी, जो सवाल अभिजीत बिश्नोई जी हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो भी लगे हुए हैं लोगों के इलाज में। देखिए, वो जितनी बेहतर तरीके से मेडिकल सिस्टम को समझते हैं, क्या आपकी पार्टी या सरकार उस चीज को समझ रही है, उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है? देखिए, एक तो अभिजीत जी जो अभी कह रहे हैं, अभिजीत जी हमारे परिवार का ही हिस्सा है और इसलिए उनकी बात इस माध्यम से भी और उनके बिना भी जैसे जाती है वो उस पर कार्रवाई करती है सरकार। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनके माध्यम से जितनी बातें सरकार तक पहुंची हैं, अधिकांश पर प्रतिपालन हुआ है, कार्रवाई हुई है। ये बहुत अच्छा है। इस संक्रमण के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान जितने लोगों और उस खास करके स्वास्थ्य से जुड़े लोग जितना मुखर होकर के अपनी बात रखेंगे, निश्चित रूप से ही सरकार तो ग्राह्य कर रही है। सरकार तो चाह रही है कि जितने सारे सुझाव आएंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और इसलिए प्रयास की पराकाष्ठा सरकार ने किया। हमारा विमान तक दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस पूरी जद्दोजहद करते हुए। तो देखिए, ये तो जनता भी देख रही है, समाज भी देख रहा है कि ऐसा अभूतपूर्व संकट पहले कभी नहीं आया और जिस हिसाब से हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है और परिणाम भी उस अनुरूप मिल रहे हैं। इसलिए ये भी एक सिद्ध करता है कि उस दिशा में हम ठीक बढ़ रहे हैं। बस हमें अपने प्रयासों को और तीव्रता के साथ करने की आवश्यकता है। आदरणीय अभिजीत जी ने जो कहा है कि 50 वेंटिलेटर्स रखे हुए हैं सागर में, मैं इस डिबेट के बाद उस पर अपडेट भी लूंगा और आपके माध्यम से उस अपडेट को अवगत भी करा दूंगा कि ये स्थिति क्यों है और अगर वो काम आ सकते हैं लोगों के तो उन्हें कैसे आना चाहिए। हम तो ढूंढ रहे हैं, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं वेंटिलेटर्स को और हमारे ही पास 50 वेंटिलेटर्स पड़े हैं और उसकी जानकारी अगर सिस्टम को ठीक से नहीं है तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अभिजीत बिश्नोई जी कह रहे हैं उनकी बातों में दम है, अगर आप वो चीजें बेहतर करते हैं तो ये अच्छी बात है। जाहिर तौर पर अवनीश बुंदेला जी विपक्ष में हैं, विपक्ष भी सरकार का एक पार्ट होता है, एक तरीके से कहे लोकतंत्र का एक पार्ट होता है। अगर एक दाहिना हाथ सरकार है तो बायां हाथ विपक्ष है। तो जरा आपसे भी जान लेते हैं स्थिति। देखिए, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप ना लगाइए, स्थिति क्या है वो भी जरा दर्शकों को अवगत कराइए और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता को भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह, हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में नहीं, कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र, सब जगह। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये देखी गई हमने कोरोना संक्रमण काल में कि यहाँ हर राजनेता ने कई सारे अपनी तरफ से प्रयास किए। जैसे मैं बात करूंगा, अगर मैं अपने कांग्रेस के विधायकों की ही बात करूं तो आप देखें, छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने शायद पहली बार मध्य प्रदेश में पहला ऑक्सीजन बैंक स्टार्ट किया था बकायदा,
80 कॉन्टेंसेसर ने जो थे अपने बकायदा खुद के वैसे कुछ विधायक निधि से स्टार्ट करवाए थे। आप इंदौर में देखें संजय शुक्ला जी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के नेता काम नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ रचनात्मक कार्य बता रहा हूँ कि कांग्रेस के नेताओं ने, आप जैसे इंदौर में संजय शुक्ला जी की बात देख लें, ग्वालियर में प्रवीण पाठक की बात देख लें, चाहे आप भोपाल की बात देख लें, पीसी शर्मा जी हो, चाहे आरिफ मसूद जी हो, तो सभी ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास की। क्योंकि ये बात है देखिए कोरोना जो संक्रमण है, कोविड है, बेसिकली ये पल पल अपना रूप बदल रहा है। जब पिछली बार संक्रमण आया था बेसिकली तो एक फ्लू के रूप में आया था, लेकिन आज आप देखें सबसे बड़ी बात, कोरोना 2 से 3 दिन में सबसे ज्यादा अटैक करता है, आपके लंग्स पर अटैक करता है। और लंग्स का इन्फेक्शन जो होता है, जैसे स्कोर जो होता है 6 के ऊपर जाता है, हम सोचते 6%, लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट करें तो वो होता 30%। तो जैसे ही वो 30 के ऊपर जाता, 40 के ऊपर जाता, तो हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उसमें काफी नीचे चला जाता है, 60 और 70 तक चला जाता है। तो इस बार देखिए जो अभिजीत जी ने कहा है, मैं उनकी बात से उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके पास ये जानकारी है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि वहाँ के जिला प्रशासन का या वहाँ के राजनेताओं का फेल्यूर है कि उनको जानकारी नहीं है कि 50 वेंटिलेटर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अगर एक्सेस पड़े हैं तो उनका उपयोग होना चाहिए था। और मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पे उसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि सागर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की आज बहुत आवश्यकता है। देखिए ये अच्छी बात है कि सरकार प्रयास कर रही है कि हम 1000 बेड का बना दें, कोविड सेंटर 500 का बना दें, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, मैं बताऊंगा राहुल जी, वो आवश्यकता है आपको ऑक्सीजन की। क्योंकि जो राज्य हमारे बाद बना छत्तीसगढ़, उसके पास आज सरप्लस ऑक्सीजन है। क्या कारण है कि हमने 1 साल में कोई ऑक्सीजन का एक प्लांट भी स्थापित नहीं कर पाया। तो ये सबसे बड़ी बात। आज देखिए मैं कह रहा हूँ, आप कोविड सेंटर भले ही 500 बेड का बनाए, लेकिन सबसे मुद्दे की बात आपको ये देखना है कि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रही है क्या, वहाँ इंजेक्शन की सप्लाई पर है। क्योंकि देखिए आप अस्पताल में लिटा लेते हैं, वो हमने ही देखा कि कई सारे अस्पतालों में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता तो डॉक्टरों के या स्टाफ के भी हाथ पैर फूल जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मिनटों में खेल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से जैसे ही आपकी एपरेचर्स पे हार्ट बीट बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है, तो उसके बाद किसी के पास कुछ रह नहीं जाता है। तो मेरा एक निवेदन है सरकार से, देखिए ये मुझे ऐसा लगता है केवल कहेंगे केवल अगर कोई भी किसी भी सेक्टर में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, या हम इन्हें एम्प्लॉय नहीं कहते, इस वक्त ये भगवान की कैटेगरी में है, भगवान तो कही जाते धरती के, वही काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर मेडिकल स्टाफ, वो जी जान से जुटे हुए हैं। आज के इस दौर में ये डंके की चोट पर कहा जा सकता है और कहा जा रहा है। अभिजीत जी, कमियां क्या देख रहे हैं? दरअसल अच्छाइयां क्या है वो सब देख लेते हैं, कमियों को दिखाना और देखना बहुत जरूरी है। अब से आने वाले दिनों में क्या कुछ करने की जरूरत है कि केस को रोका जाए, मौत के आंकड़ों को रोका जाए? जैसे एक वेंटिलेटर पे सवाल आपके सामने उठाया है, उसी तरह से मैं दूसरा, आप लोग दोनों प्रवक्ता क्योंकि आज मेरे को बहुत अच्छे पॉजिटिव विचारों के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों से बात करने में मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। एक दूसरे पॉइंट पे आप दोनों की नजर लाना चाहूंगा, या बल्कि 2 पॉइंट और मैं जोड़ूंगा साथ में। हमारे मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान में एक नई बीमारी आ रही है, जिसको अब मीडिया कर्मी भी काफी तेजी से कवर कर रहे हैं, जिसमें नाक का साइनस, आंख और आंख के बाद में फिर ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको फंगल बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस कहा जा रहा है। इस बीमारी के लिए एम्फोटेरेसिन बी नाम का एक इंजेक्शन लगता है। कल हमारे कुछ मित्र इंदौर वाले जो थे वो सर्च कर रहे थे इस इंजेक्शन को। जब हमने इसके स्टॉकिस्ट से बातचीत करी, मैंने पर्सनली बातचीत करके इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने जानकारी दी मुझे कि ये इंजेक्शन जो है बहुत ज्यादा शॉर्टेज में आ रहा है, क्योंकि डेली हजारों की तादाद में ये भी उठने लग गया है। हालत यह है कि पूरे देश भर में कई सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, जो जानलेवा भी साबित हो रही, नहीं तो आंख निकालनी पड़ती है। तो एक ये एम्फोटेरेसिन बी का हमको आयात निर्यात जैसा भी करना पड़े, उसको हम तेजी से बढ़ा करके पूरा करें। दूसरा, इसके अलावा जो बाकी एंटीबायोटिक दवाइयां साथ में, यहां तक कि पैरासिटामोल दवाई भी जो रहती है, इनका रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कॉस्टिंग अगर देखा जाए तो बेसिक जो एमआरपी भी मैं बोलूं,
एमआरपी हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गया, चाहे पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, या जो भी इस समय संसाधन लग रहे हैं, सबकी एमआरपी भी बढ़ चुकी है। सरकार ने तो अपनी तरफ से जीएसटी को घटा दिया है, हालांकि ये बहुत गलत किया है कि 30 जून तक ही घटाया है। मैं समझता हूं मेडिकल उपकरणों पे तो हमेशा हमको कम ही टैक्स लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, पर फिर भी 30 जून तक भी जो टैक्स उसका घटाया गया है, पर ओरिजिनल कॉस्ट को अगर नहीं रिड्यूस करेंगे तो चाहे सरकार खरीदे चाहे आम आदमी, बोझ तो अल्टीमेटली किसी ना किसी पे तो आएगा ही आएगा। तो ये रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और साथ में ये मेडिकल उपकरणों का जो प्राइस है उसको भी रेगुलेट करे। जिस तरह से आप लोग हॉस्पिटल के भी जो चार्जेस हैं उसको बहुत अच्छे से रेगुलेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पे भी रेगुलेशन अगर आप लोग दोनों मिलकर के कर पाए तो बहुत बड़ी मदद होगी। सुमित ओरछा जी, क्या कोई चिट्ठी लिखेंगे आला कमान को, कैसी स्थिति प्रदेश में हो बनाई जाए बेहतर, जिस इंजेक्शन की बात इस इंजेक्शन को लेकर के डॉक्टर जी कह रहे हैं, इस इंजेक्शन को लेकर के पर्याप्त इनपुट सरकार के पास है। और जैसे रेमडेसिविर को सरकार ने अधिकृत करके गवर्नमेंट चेन से उसको सप्लाई किया था, वैसे इस पर भी काम चल रहा है। और दूसरा, हॉस्पिटल्स के पैसे को लेकर के हमने इतना रेगुलाइज किया है कि हम वापस भी करवा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया है हॉस्पिटल्स में सुमित जी इलाज के दौरान, अभिजीत जी का जो कहना है जो इक्विपमेंट हो या दवाइयां हो जो जीएसटी के दायरे में है, हालांकि 30 जून तक का मियाद है कि 30 जून तक वो छूट रहेगी, उसे थोड़ा रिड्यूस करने की बात कह रहे हैं। और जो लागत आ रही है, यानी कि अगर 10 रुपए में चीज तैयार हो रही है तो वो 100 रुपए में ना बिके, वो 50 में बिके, लोगों के पास इतनी ताकत हो कि उसे खरीद सके। हर बार हर चीज सरकार की तरफ मुंह उठा के लोग ना देखें। देखिए, मैंने कहा कि ये चाहे कालाबाजारी हो चाहे मूल्यों की अनियंत्रित वृद्धि हो, दोनों पे सरकार, कंपनियों के लेवल पर भी। अभी आपको मैं एक घटना बता देता हूं, इससे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि सरकार कहाँ। कभी अभी जो 25,000 से लेकर के 35,000 में बिकने वाले जो कंसंट्रेटर थे, वो 75,000 की एमआरपी पे बिके, तो हमने सरकार ने कंपनियों से सुपर्स कर लिया कि इनका आपने एमआरपी इतना ज्यादा बढ़ा करके क्यों लाए मार्केट में, जिसका फायदा जो बिचौलिए ले रहे थे। तो कंपनियों ने उसको मतलब जिन्होंने रोल बैक भी किया और डिनाई भी किया है कई कंपनियों ने कि हमने ऐसा नहीं किया और ऐसा हमारे बाद हो गया। तो कुल मिला और हमें वापस कर दीजिए, हम उसको नए एमआरपी पर, उचित एमआरपी पर इसको वापस से वो रीसेल करेंगे। तो चीजें जो हमारे ध्यान में आ रही है, क्योंकि ये मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ न्यूज नेशन के माध्यम से और सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, कि आपदा इस पर या उस पर नहीं है, ये आपदा हम पर है, सब पर। और व्यवस्थाओं में हम अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं उससे कहीं हम कुछ दे रहे हैं, कभी कोई कुछ दे रहा है, कभी कोई कुछ दे रहा है। तो सबको अगर हम सब अपने अपनी चीजों के मूल्य वृद्धि कर लेंगे तो आखिरकार ये त्रासदी इस मानव जाति को ही भोगनी है जी। इसलिए कोई इस त्रासदी से अपने आप को बाहर ना समझे। सबके प्राण यहीं पर अटके हैं और सब एक दूसरे की एक चेन में है। अगर आप उस चेन में किसी भी प्रकार की अमानवीयता को भरेंगे, मैं या कोई भी किसी भी स्टेज में, तो वो आखिरकार आप पर और आपके परिवार पर ही आनी है। इसलिए ये लड़ाई हमारी है। हम पैसे बाद में भी कमा सकते हैं, बहुत अवसर जिंदगी रही तो बहुत सारे अवसर आएंगे पैसे कमाने के। अभी आपदा में यह मनुष्य को बचाने पैसे कमाने का अवसर ना ढूंढे। हालांकि ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उसकी तस्वीर हालांकि आने वाले दिनों में अगर देखी जाए तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तस्वीर आएगी। अनीश बुंदेला जी, देखिए, रही राजनीति की बात तो राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, केवल और केवल सेवा भाव जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वही उम्मीद करते हैं हमारे नेता भी करें। न पक्ष न विपक्ष, इस बात की जरूरत पूरे देश को है, प्रदेश को है कि साथ मिलकर लोगों की जिंदगी बचाए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान परिदृश्य में अगर कोई व्यक्ति जनता को लूट रहा है, अगर कीमत से ऊपर, जो उसकी एमआरपी से ऊपर पैसे ले रहा है, तो वो वास्तव में वो पिशाच मानसिकता का कहूंगा मैं तो वो इंसान तो नहीं हो सकता। मैं उसको किसी राजनीतिक दल से भी नहीं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो अपने नफा नुकसान के लिए, क्योंकि हमने देखा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की, चाहे जो लोग बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं, मतलब कई सारी चीजें। अच्छा, सबसे बड़ी बात, एक बात तो समझिए आप जी, सबसे दुखद पार्ट ये है कि जो निजी अस्पताल हैं, कुछ निजी अस्पताल, जैसे मैं भोपाल की बात करूं, एक अस्पताल है सिटी हॉस्पिटल जी, तो ये पूछना चाहिए सिटी हॉस्पिटल से कि आपने कोरोना मरीज का 14 लाख का बिल कैसे बना दिया। ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई तरह के उदाहरण हैं, भोपाल में भी हैं, ग्वालियर में भी हैं, इंदौर में भी हैं।
तो इस तरफ मुझे लगता है सरकार को ध्यान इंगित करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। मैंने बकायदा इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये, समस्या वाली बात ये है कि इसमें आप सोचें कि कोई व्यक्ति क्या एक साथ 13-14 लाख रुपए घर पे रखता है? अरे साहब, उसके घर के जेवर बिक जाते हैं, उसका घर बर्बाद हो जाता है। और कई बार तो ये होता है कि 10-5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मरीज की अगर मिलती है तो डेड बॉडी मिलती है, मरीज भी जिंदा नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात समझना होगा। आज की तारीख में स्वास्थ्य जो केंद्र, जो हॉस्पिटल्स हैं और जो इस तरह के जो लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात में मुझे कहने में कष्ट हो रहा है। देखिए, ये आरोप हैं, जैसे हमने देखा तुलसी सिलावट जी के बेटे पर आरोप लगते रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी के। बकायदा आपने देखा होगा कि मोहन यादव के नजदीकी एक व्यक्ति पर आरोप लगते हैं, अभय विश्वकर्मा है, कोई है, कि वो बकायदा वो अस्पतालों में बैठ की कालाबाजारी करते थे। तो ये मैं कहता हूं कि जो आरोप है ये बहुत बेकार है। इससे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की छवि बहुत खराब होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, ये बात सही, लेकिन इस तरह के आरोपी बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। राजपूत साहब, इस तरह के आरोप नहीं लगना चाहिए। एक राजनेता पर, उसके परिवार के लोगों पर, उसके नजदीकी लोगों पर इस तरह के आरोप नहीं लगना चाहिए, मेरा निवेदन है। बाकी ये विषय जो आज का था राजनीतिक का बिल्कुल नहीं था। मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से, और मैं फिर कहूंगा कि ये विषय ऐसा है कि इसमें हम सबको मिलकर काम करना है, जनता का सेवा भाव करना है। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको अपना भरसक प्रयास करना, जिससे आप अपने क्षेत्र की जनता को पूरा सहयोग कर सकें। सोनिया जी और आप अपने क्षेत्र की जनता को पूरी सेवाएं दे सकें। इंजेक्शंस का स्टॉकिस्ट निकलता है या सिलेंडर की कार्रवाई करता है, उस पर भी ध्यान दे। देखिए, मैंने कहा ना कि ये राजनीतिक समय नहीं है राजनीति करने का। हमारी सरकार है, लेकिन अगर हमसे भी जुड़ा आदमी अगर कोई अनैतिक लाभ लेने के लिए हमारे संपर्क में भी है तो हम उसको भी उजागर कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये मानवता के विरुद्ध युद्ध है, मानवता के जो है बचाने का युद्ध है, और इसके विरुद्ध जो भी काम करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये बात मैंने और आपने जो कहा है कि किसी हॉस्पिटल ने 14 लाख रुपए का बिल बनाया, इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने की, राजनीतिक स्टंट करने की जरूरत नहीं है। आप 3 IAS की एक समिति है, जिस पीड़ित से लिया गया है उसको आप अपील करिए, उसको लेटर दीजिए, बिल दीजिए, उसकी सुनवाई होगी और उसका पैसा वापस सुनिए सुमित जी, राजनीतिक स्टंट करने की बात नहीं है। सुमित जी और निशी, धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद आप दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं से ये थी कि आज हम स्वस्थ चर्चा करेंगे और इस चर्चा के जरिए व्यवस्थाओं को लेकर चीजें कहाँ क्या हो रही है बेहतर, कहाँ क्या कमी रह गई है, उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अभिजीत बिश्नोई जी से हमने शुरुआत की थी चर्चा की कि कहाँ कमियां है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन जाते जाते आखिर में फिर राजनीतिज्ञ अपनी राजनीति से बाज नहीं आए, इस वक्त चर्चा को एक बार फिर खराब करने की कोशिश की। केवल और केवल हमारा मकसद इस वक्त यही है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं आम जनमानस की जान बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी और अनुज जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए। लगातार खबरें न्यूज़ स्टेट पर जारी है।